हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो लेकर आए हैं HPTGT बायोलॉजी के PYQs। ठीक है, जिससे हम थोड़ा बहुत आइडिया लगाएंगे कि हमारा एग्जाम जो है वो कैसा आता है, बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं उनका क्या पैटर्न है एंड हाउ टू सॉल्व देम। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच सेज इंजेस्टिव न्यूट्रिशन इज। देखिए अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। वैसे तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से आया है क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन से पार्ट से आया है। ये आया है आपका ऑब्वियसली न्यूट्रिशन से, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से। अब इसके अंदर क्या है आपको ये देखना है कि इंजेस्टिव का मतलब क्या होता है। इंजेस्टिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज दैट इज टेकन फ्रॉम फूड व्हेन इट इज टेकन फ्रॉम माउथ। तो अब ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। सेप्रोफिटिक क्योंकि डेड और डीके मैटर पे करता है। होलोफिटिक का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक, यानी इसके अंदर आते हैं आपके प्लांट्स, तो फिर ये भी नहीं होगा। ऑटोट्रॉफिक ऑब्वियसली अपना खाना खुद बनाते हैं, और हमारी डेफिनेशन जो है दैट इज मच क्लियर कि इंजेस्टिव का मतलब है इंजेक्शन, मतलब फूड का इनटेक करना। तो वो तो ये तो अपना खाना खुद बनाते हैं, इसमें इनटेक वाली तो कोई बात नहीं है, ये तो फोटोसिंथेसिस की हेल्प से खाना बनाते हैं। तो आंसर क्या बच गया, हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक का वैसे भी क्या मतलब होता है, न्यूट्रिशन दैट डिपेंड्स ऑन अदर्स। और जैसे हेटेरोट्रॉफिक में हम भी आते हैं मोस्टली एनिमल्स, और एनिमल्स में ही क्या होती है, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज हेटेरोट्रॉफिक। नेक्स्ट वन इज साइनोबैक्टीरिया इज द मॉडर्न नेम ऑफ। अब देखो साइनोबैक्टीरिया को और क्या बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है जी, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, फाइकोसाइनिन। अब इसमें क्या है आपका जी, ब्लू ग्रीन एल्गी है जो, इसको ही हम क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। अब अगर मैं यहां से देखूं, ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा तो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, ये तो नहीं हो सकता माइकोप्लाज्मा। साइनोबैक्टीरिया के अंदर साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा दे आर वेरी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। शाइजोमाइसिटीज जो है इट कम्स अंडर बैक्टीरिया, ठीक है। पर ये सबसे पहले, ये वैसे ये जो अर्लियर पहले वाली उसमें क्लासिफिकेशन में शाइजोमाइसिटीज और मिक्सोफाइसी जो है वो एक ही कैटेगरी में आते थे, ठीक है जी। पर अब अलग हो गया, मिक्सोमाइसिटीज क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो क्या है आपका फंगस के अंदर आता है। अब क्या बचा आपका आंसर, मिक्सोफाइसी, तो इसका आंसर है मिक्सोफाइसी। ठीक है जी, नेक्स्ट वन इज मेटामॉर्फोसिस इज स्टडीड अंडर। अब मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, देखो आपको क्या करना है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को एक नहीं दो नहीं तीन बार पढ़ना है, रीडिंग देनी है कि मेटामॉर्फोसिस, फिर फोकस करो कि इसमें पूछा क्या गया है। ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस है कि पूछा क्या गया है, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है, इज स्टडीड अंडर, कि किसके अंडर हम मेटामॉर्फोसिस को पढ़ते हैं। अब हमें ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा कि मेटामॉर्फोसिस बेसिकली है क्या। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है लेवल, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। तो अब स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट किस में होते हैं, किस में डेवलपमेंट होती है आपकी, रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में भी होती है। अब अगर मैं न्यूरोलॉजी को देखूं, क्योंकि यहाँ तो नन ऑफ दीज है, अगर मैं न्यूरोलॉजी को देखूं तो इसमें तो आपका क्या न्यूरो पढ़ा जाएगा, ब्रेन पढ़ा जाता है। मेटामॉर्फोसिस ब्रेन में डेवलपमेंट नहीं, ये यहाँ नहीं होता। फिजियोलॉजी का मतलब होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये फिजियोलॉजी है जिसके अंदर आप क्या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज देखते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। एम्ब्रियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ और डीप स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो कैसे बनता है, डेवलपमेंट ना, डेवलपमेंट होती है। तो मेटामॉर्फोसिस कम्स अंडर एम्ब्रियोलॉजी, क्योंकि एम्ब्रियो के अंदर भी क्या आप देखते हो ना कि सेल्स की डेवलपमेंट होती है। तो मेटामॉर्फोसिस जो है उसको वो किसके अंडर पड़ी जाती है, एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में ही हम क्या देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, कैसे वो स्टेजेस पे चेंज होता है पर लेवल, ठीक है। तो द आंसर इज एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज टीएमवी। टीएमवी को पहले एक्सपैंड करो। टीएमवी इज टबैको मोज़ेक वायरस। देखो ये ना आपके सेल चैप्टर से आया है,
ठीक है जी। अब कैसे करोगे? सेल चैप्टर के अंदर हम पढ़ते हैं टीएमवी वायरस, कहाँ? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर, गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं। ऑब्वियसली जब आप फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ेंगे तो आप उसको डिटेल में ही पढ़ेंगे, और जब आप डिटेल में इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पे साफ लिखा होता है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, हेलिकल है। आप देखते होंगे ऐसे ऐसे अरेंज्ड होते हैं, ठीक है, बीच में सेंट्रोमेयर होता है, तो ये क्या है, कैप्सिड वॉल होती है, ठीक है। तो ये क्या है, अरेंज होते हैं किस किस की फॉर्म में, हेलिकल की फॉर्म में। तो ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। जब आप इस टॉपिक को करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल चैप्टर के अंदर हम इसको पढ़ते हैं, वहां पर हम इसको पूरा डिटेल में इसके फीचर्स करते हैं, तो वहां आपको पूरा मेंशन होता है कि ये इट इज क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है उस वायरस का, हेलिकल है। और कौन सा वायरस होता है वो मुझे बताना। टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमवी के अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, ठीक है, आप मुझे बताइएगा कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब अगर हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की बात करें तो नाइट्रीफाइंग का मतलब क्या होता है, जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। बेसिकली ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, लिविंग इन दी सॉइल, नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं, अदर फॉर्म्स में, ताकि वो उसका क्या कर सके, इनटेक कर सके। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को आप एज इट इज कंज्यूम नहीं कर सकते, इसलिए उसकी फॉर्म आपको चेंज करनी पड़ती है। ये भी हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जब हम साइकिल्स करते हैं वहां पर हम इस साइकिल को पूरा करते हैं, और वहां भी हम मेंशन करते हैं कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को ही हम क्यों चूज कर रहे हैं, क्या उनका रेलेवेंसी है, वहां हमको फीचर्स मिलते हैं। तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इसका जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है, दे कैन नॉट बी पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, देखो, दिस इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड। आप क्या करते हो, चीजों को एलिमिनेट करते हो। मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा कि नाइट्रीफाइंग पूछा गया है, तो अगर जस्ट इन केस की अगर मुझे लगे कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है या मुझे क्या करना है, सही से इसको एनालाइज करना है, तो सेप्रोफिटिक तो नहीं हो सकता। सेप्रोफिटिक तो इट इज ऑलवेज डेड एंड डिके मैटर, ठीक है जी, तो ये तो नहीं हो सकता सेप्रोफिटिक, ठीक है। उसके बाद फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मींस लाइट, लाइट की हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। चलो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, कुछ हो सकते हैं। देखो, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, दे आर ऑब्वियसली कैसे होते हैं, हिटोट्रॉफिक होते हैं, दूसरों की बॉडी पे डिपेंड करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक विद द हेल्प ऑफ लाइट, बैक्टीरिया थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है। उसके बाद पैरासिटिक। पैरासिटिक का मतलब क्या होता है, पैरासाइट्स, जो दूसरे की होस्ट, और उसमें क्या होता है, लिविंग जो आपका वो है ऑर्गेनिज्म है, पैथोजन है, दैट फीड ऑन दी होस्ट ऑफ दी बॉडी ऑफ दी होस्ट, तो नहीं हो सकता। अच्छा, कीमोसिंथेटिक का मतलब होता है कि जो अपना खाना इनऑर्गेनिक फूड से वो कन्वर्ट करते हैं। आप जब नाइट्रीफाइंग पढ़ते हैं बैक्टीरिया, चाहे आप साइनोबैक्टीरिया इज आल्सो हेल्पफुल इन दी नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहां पे आप एक चीज देखते हो कि जो बैक्टीरिया होते हैं, जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, ये कॉमन सा फीचर है, ठीक है। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं, दे आर ऑलवेज कीमोलिथोट्रॉफिक या कीमोसिंथेटिक, मतलब वो अपने किससे फीड करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स पे। तो द करेक्ट आंसर इज कीमोसिंथेटिक, ठीक है। बहुत टाइम नहीं लगता इसको सॉल्व करने के लिए, वो तो आपको समझाना पड़ रहा है या आपको थोड़ा सा क्लेरिफाई करके बताना पड़ेगा। तो आपको फिर जब आप प्रैक्टिस करते हो इसके साथ साथ, इसी ऐसे ही स्ट्रेटेजी के साथ, तो ये आपकी फिर बहुत जल्दी हो जाता है। ओके, अब एक क्रुस्टोज लाइकन क्या है। वैसे अब देखो, लाइकन्स हैं, तो लाइकन्स क्या होते हैं, ये ना आप जब लाइकन्स पढ़ते हैं हम, तो इसमें ये तो आपका लाइकन का वो एग्जाम्पल है। तो जब आप लाइकन्स करते हो, उसमें जब फॉर्म्स करते हैं, तो हम इसमें देखते हैं कि कुछ लाइकन्स होते हैं क्रस्ट की फॉर्म में, वो अटैच हो जाते हैं रॉक के साथ, सबस्ट्रेटम के साथ, ठीक है। और लाइकन्स जो है, दे आर ऑल्सो बायो इंडिकेटर्स, है ना, मतलब नेचुरल इंडिकेटर्स है, बायो सेंसर्स भी बोलते हैं आप लाइकन्स को। तो ये क्या करते हैं लाइकन्स, ये आपके पोल्यूशन को डिटेक्ट करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बायो सेंसर्स, नेचुरल बायो सेंसर्स। नेचुरल क्यों है, क्योंकि वाटर बॉडी के आसपास मिलेंगे, और जहां पर पोल्यूशन होगा वहां पर आपको ये लाइकन्स की फॉर्मेशन या लाइकन्स की वहां पे प्रेजेंस आपको नहीं दिखेगी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट ये है कि इसके अंदर आता कौन सा एग्जाम्पल है, तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल। जब आप लाइकन्स को डिटेल में करते हैं, इट्स आंसर इज ग्राफिस। ये हम जब क्लास में करते हैं तो वहां पे हम एक एक चीज मेंशन, ऑब्वियसली जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे।
आपको यहां तक एक चीज तो समझनी होगी कि क्वेश्चन जो है वो इजी भी है, मॉडरेट भी है और कुछ डिफिकल्ट भी है। डिफिकल्ट कहाँ हो जाता है, जब आप बॉटनी के अंदर आपको ऑर्गेनिजम्स या उनके एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा समझना होता है कि इसके अंदर किसके अंदर कौन सी चीज आ रही है। तो इतना अभी जो एग्जाम है, ऑब्वियसली एक एग्जाम का एक अपनी ब्यूटी होती है, तो एग्जाम, इस एग्जाम की यही ब्यूटी है कि ये आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको कुछ चीजें जो होंगी वो क्लियर है और कुछ चीजों में आप थोड़ा सा बाहर जाते हैं, थोड़ा सा एडवांस, जिसको आप आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस नहीं, वो थोड़ा सा एडवांस लेवल होता है जो कि हमने कभी अपनी पढ़ाई में या अपनी जब हमने तैयारी की होती है प्रिपरेशन, वहां पर वो चीजें छूट जाती है। ठीक है, तो वही हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे वो हमको कवर करना है, क्या चीज रिलेवेंट है क्या नहीं है। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए व्हाट टू रीड से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्हाट नॉट टू रीड, आपको क्या नहीं पढ़ना है, एंड दैट कम्स अंडर सम काइंड ऑफ गाइडेंस। जब आपको किसी की गाइडेंस होगी तो आप बहुत अच्छे से वो चीजें कर सकते हो। प्लस आप जब अपने क्या करते हो, क्वेश्चंस को एनालाइज करते हो, वहां से भी आपको बहुत सी चीजें जो है वो पता चल जाती है कि कौन सा एग्जाम में आपको कौन सा पैटर्न रेलेवेंट है। ये हम अपने एग्जाम्स में भी तो करते हैं, स्कूल या कॉलेज के एग्जाम्स होते हैं, हम अपने पीवाईक्यूज निकाल लेते हैं जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। खैर यहाँ रिपीट तो नहीं होता, बट सेक्शंस आपको पता चल जाते हैं कि कौन से सेक्शन से क्या चीज रेलेवेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नाउ नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द सेवेंथ क्वेश्चन इज एर्गॉट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब एर्गॉट क्या है, एर्गॉट एक ड्रग है, ठीक है जी, जो कि एक फंगस से लिया जाता है। ठीक है, तो फंगस से लिया ये है और इसका जो आंसर है वो है क्लेविसेप्स। ठीक है, क्लेविसेप्स एर्गॉट, वहां से ये आपका दिया जाता है। ठीक है, ये तो नहीं होगा, ईस्ट तो नहीं होगा। अब ये भी जो है इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कि जब आप ये एक एक फंगस करोगे, थोड़ा थोड़ा फीचर्स करोगे, तो आपको बताया जाता है इससे क्या होता है, इससे पक्सीनिया जो है ये तो पैथोजन की तरह भी काम करता है। राइजोपस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अब देखो राइजोपस भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता, बट मोर ओवर जब हम इसको पढ़ते हैं, फंगस को पढ़ते हैं, तो वहां पढ़ते हैं कि जो क्लेविसेप्स है ये यूज किया जाता है आपके ड्रग्स के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एर्गॉट, तो वहां पे मेंशन होता है, तो वहां से आपको देखो जब आप वो चीज पढ़ोगे ना आपको लगेगा क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से आया हुआ है, तो आपको यहाँ पे एलिमिनेट या कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, आपको पता होता चाहिए एर्गॉट है तो इट इज फ्रॉम दिस वन। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज बेकेने, इट इज फ्रॉम क्लास 11, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर है आपका, वहां से आया। बेकेने डिजीज इज कनेक्टेड विद द डिस्कवरी ऑफ जिबरेलिक एसिड। ठीक है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी से। लेट मी टेल यू, क्लास 11 की एनसीईआरटी जो है वहां से आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेकेने डिजीज है क्या है। ठीक है, तो इसे ये जो है आपकी राइस से रिलेटेड है। ठीक है, और इट वाज फंगस, बेकेने डिजीज जो है राइस की है और ये फंगस से है, उसका नाम है फंगस का जिब्रेला, उसमें आपको बुक में मेंशन किया गया है फ्यूजिक्यूराई, तो यहां से आपका बना है जिब्रेलिक एसिड और जिबरलिन। ठीक है, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ओके, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन इज xylem and gymnosperms lax. Again इट इज फ्रॉम योर काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। जब आप करते हो, पहले तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स करते हैं, क्लासिफिकेशन के अंदर हम एक एक क्लास को डिटेल में करते हैं। ठीक है, क्लास इन डिटेल, तो वहां जब आप जिम्नोस्पर्म्स पढ़ते हैं ऑब्वियसली आप वहां पर उनके फीचर्स भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो इनके अंदर जो एब्सेंट होते हैं दीज आर मतलब कि वेसल्स होते हैं। तो जो आपके ये जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम होते हैं ना, दे लैक द कंपेनियन सेल्स, कंपेनियन सेल्स प्लस वेसल्स, ये यहां पर एब्सेंट होते हैं। ठीक, इसकी जगह एल्ब्यूमिनस होते हैं, तो वो जब आप कैरेक्टर्स फीचर्स करते हैं वहां पर आपको ये चीजें मेंशन करते हैं। अब आप देखते रहो कि आपको कौन कौन सी चीजों पे कहां कहां फोकस करना है। ठीक है, नोटेड डाउन कि आपको कौन सी चीजें कहां करनी है। ठीक है जी, सो वेसल्स बाकी सब प्रेजेंट होते हैं, ट्रिकीज प्रेजेंट होते हैं, ये सब प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वेसल्स जो होते हैं दे आर एब्सेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज प्रोटोप्लाज्म, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम सेल चैप्टर। प्रोटोप्लाज्म क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बायोप्लाज्म। ठीक है, फ्लूइड है, इसको लिविंग फ्लूइड भी बोलते हैं। ठीक है, और यही क्या करता है आपका, रिएक्ट भी करता है। देखो साइटोप्लाज्म ही रिएक्ट करता है, जब आप किसी सेल को आप करते हो कि हाइपरटोनिक में सोल्यूशन डाल दिया तो क्या होगा, हाइपोटोनिक में डाल दिया तो क्या होगा, वो जो रिएक्शंस है तो उसमें क्या होता है, श्रिंकिंग और स्वेलिंग होना
उसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ, वही है ना आपके मटेरियल्स या पार्टिकल्स मूव करते हैं, उसी की वजह से हो रहा है ना, वाटर की मूवमेंट है या मटेरियल की मूवमेंट है, उसी की वजह से डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, दीज आर रिलेटेड विद दी ट्रांसपोर्ट, मतलब ट्रांसपोर्ट मींस कि ट्रांसफर जो हो रहे हैं आपके। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म देखो ग्रैन्युलर नहीं है, एल्वियोलर नहीं है, ठीक है। ये भी जब आप फीचर करते हैं तो आप वहां मेंशन करते, वहां बुक में भी कहीं पे भी एनसीईआरटी में भी होगा तो आपको दिया होगा कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, द आंसर इज क्रिस्टलो कोलॉइडल, ठीक है, वहां मेंशन होता है कि ये कोलॉइडल है। अब यहां तक क्या समझ आया है हम सबको, समझ ये आया है कि आपको जब रीड करना है तो वो कॉन्सेंट्रेशन के साथ रीडिंग होगी आपकी, ठीक है। लाइन टू लाइन ऐसे नहीं पढ़ते होते हैं, बट क्या करते हैं, रीड बिटवीन द लाइन, प्लस आपको क्या करना है कि हर एक लाइन कुछ कहती है, उसका मतलब आपको समझना है और फिर उसको, उस कंसेप्ट को आपको ग्रैब करना है। कंसेप्ट का लेकर जनरल फीचर्स से लेकर हम उसको क्या करते हैं, जनरल फीचर से लेके उसकी एप्लीकेशन और प्लस उसका क्या है, अगर आपको लगता है कि इसका किसी भी तरह का और कंक्लूजन भी हो सकता है या ऑल्टरनेट भी है तो वो भी पढ़िए, ठीक है। ये एक तरीका होता है किसी भी कंसेप्ट को पढ़ने का, सिर्फ उसको पढ़ के उसकी डेफिनेशन पढ़कर उसको खत्म मत कर दीजिए, उसकी एप्लीकेशन पढ़कर खत्म मत कर दीजिए। इसीलिए कहते हैं कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, दे आर ऑब्वियसली, देखो बेस तो एनसीईआरटी है, आप बिना एनसीईआरटी के कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। आप एडवांस पे क्या पढ़ोगे, ऑब्वियसली अगर आपको कोई भी चीज बनानी है तो पहले आप उसमें बेस तैयार करते हैं, अगर आपका बेस स्ट्रांग है तभी आप एक स्टेप ऊपर जा सकते हैं, ऐसे आप नहीं जा सकते। तो एनसीईआरटी जब आप करते हैं तो आप बहुत थरली उसको रीड करते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लगता है आप उसको अंडरलाइन करते हैं। आपको क्या करना है, कोई भी एक और चीज आ जाती है तो उसको आगे फर्दर पढ़ना है, बस इतना करना है। दिस इज कॉल्ड एज एडवांस लेवल, फिर आपके क्वेश्चंस वहीं से आ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज द टर्म प्लाज्मिड, ठीक है। ये जब हम सिलेबस, जो हम यहीं से ऐसे सिलेबस निकालते हैं, यानी टर्म है, आपको साइंटिस्ट भी इंपॉर्टेंट है इस आपके एग्जाम के अंदर। द टर्म प्लाज्मिड वाज गिवन बाय, ये भी फीचर्स में आता है, इट वाज गिवन बाय हेकन। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द साइंटिस्ट, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसमें कोई ऑड वन आउट करना होगा। ओके, द हेरिडिटरी व्हीकल इज, अब यहां देखिए, हेरिडिटरी व्हीकल का मतलब होता है कि जब आपके जीन्स या ट्रेट्स दे आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर वन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या होता है, अब अगर आपको ऐसे भी देखना, न्यूक्लियोलस कंटेन्स दी आरएनए प्लस प्रोटीन्स, तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, चलिए जी ये नहीं है। सेंट्रोमियर, ये तो आपकी सेल डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है, और वहां पर आता है, ये भी नहीं है, ये तो ये आपका सेंट्रल पार्ट है ना क्रोमोसोम का, ठीक है। न्यूक्लियस ओवरऑल एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दैट कंटेन्स द डीएनए मटेरियल, तो न्यूक्लियस तो नहीं ट्रांसफर होता, हेरिडिटरी व्हीकल कौन सा हुआ, जिसके अंदर ट्रेट्स होता। अब हमने कहा है जीन्स, एक तो ये मेथड है, दूसरा मेथड देखिए, डायरेक्ट आपको देखना है कि मैंने आपको यहां पर बोला कि हेरिडिटरी व्हीकल क्या होता है, जिसके अंदर जीन्स जो होती है वो वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर होती है। ओके फाइन, तो यहां से देखिए कि कहां जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, तो यहां से भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो कि क्रोमोसोम है, क्योंकि जीन, ये जो क्रोमोसोम्स है दे कंटेन्स दी जीन्स, ठीक है, डीएनए, जिसके अंदर क्या होता है फिर आपका वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसफर होता है। एक मेथड ये है कि देखो एक चीज जो है किसी भी मेथड में वो कॉमन रहेगी, अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन को पढ़ना। आप जब तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं, आपको, आप क्वेश्चन, आप पहले ये देखिए कि एग्जामिनर डिमांड किस चीज की कर रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उसके अंदर फिर डेफिनेट कीवर्ड्स निकालिए। डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इतना भी नहीं है, बट हाँ इट इज नॉट दैट मच इजी कि आपको लगे कि आप एनसीईआरटी करके भी आपका हो जाएगा। आपको थोड़ा एनसीईआरटी के अंदर हर एक ऑर्गेनेली को इन डिटेल करना पड़ेगा। पेरोक्सिसोम्स अकर्स इन, अब ये भी आपका सेल चैप्टर से है, ऑर्गेनली, सेल ऑर्गेनलीज के अंदर आप इनको पढ़ते हो पेरोक्सिसोम्स को, ठीक है जी, सेल ऑर्गेनली के अंदर वी स्टडी दिस वन। अब ये जो पेरोक्सिसोम्स हैं, ये भी आप जब ऐसे करते हो तो आपको पता होता है कि ये क्या है, बंडल शीट से होता है, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड होते हैं। पेरोक्सिसोम्स अगर C3 प्लांट्स के अंदर होते हैं तो पैलिसेड सेल्स ऐसे लिखा, आप लिखते हैं, फीचर्स लिखा होता है वहां पर, पैलिसेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और अगर C4 टाइप प्लांट्स है तो वहां बंडल शीट के अंदर आपके जो है
ये प्रेजेंट होते हैं प्रोक्सिसोम्स। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि बंडल शीथ, अब क्योंकि यहाँ पर वो तो है नहीं पहले से, तो फिर बंडल शीथ। नेक्स्ट वन इज रेफिनोज। रेफिनोज क्या है? रेफिनोज, देखो एक और चीज, किसी भी नाम के पीछे OSE लगा हो तो इट इज अ काइंड ऑफ शुगर। शुगर है तो क्या होगा? शुगर किसे? कार्ब्स ना, कार्बोहाइड्रेट्स, मोनोसेक्राइड, ठीक है, ये आ गया डायासेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड यानी पॉलीसेक्राइड्स। अब रेफिनोज जो है ये बनता है आपका 3 टाइप्स ऑफ शुगर्स से, 3 है, यानी कि वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन, ट्राइसैकेराइड, ठीक है, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज, ये है आपका रेफिनोज, ठीक है जी। तो ये चैप्टर है आपका बायोमोलिक्यूल्स। ये जो टॉपिक है वो आया है आपको बायोमोलिक्यूल्स से, ठीक। क्लास 11 में इसका बेस बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको यू हैव टू डू इट ऑन एडवांस लेवल। ऑब्वियसली आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको क्या पूछा गया, रेफिनोज है क्या। आपको बेशक वहाँ एग्जाम्पल भी दिया, कई बार क्या होता है कि आप बुक में भी ऐसे पढ़ते हो कि आपने ट्राइसैकेराइड्स पढ़ लिया, ओलिगो के अंदर आप पढ़ लेते हो कि रेफिनोज आता है, पर ओलिगो मीन्स मोर देन 2, अब वो 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो वहां पर आपको फिर स्पेसिफाई करना होता है नीचे एग्जाम्पल्स में, फिर आपको फिर से वो क्या करना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज विच अमाइनो एसिड इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि ये पूछ रहे हैं कि ऑप्टिकली जो होता है कौन सा अमीनो एसिड वो एक्टिव नहीं होता। तो इसका आंसर है जी ग्लाइसिन, क्योंकि सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट कौन सा है आपका अमीनो एसिड, वो है आपका ग्लाइसिन। इसकी जो सिमेट्री होती है दैट इज ऑलवेज ए सिमेट्री, बाकी तीनों क्या है, सिमेट्री में है। तो द करेक्ट आंसर इज ग्लाइसिन। अगेन फ्रॉम सेल चैप्टर, देखो सेल कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेस है आपका सेल, यानी सेल तो छोड़ना ही नहीं है, जो भी उसके अंदर आपको लगता है कि रेलेवेंसी, और ये टोनिसिटी के अंदर जब आप पढ़ते हो इसको कि सेल को आपने हाइपरटोनिक में रखा तो क्या होगा, हाइपोटोनिक में रखा तो क्या होगा। अब यहाँ पूछा है सेल टर्जिडिटी इज कॉज्ड बाय, देखो बहुत इजी से मैं आपको इसको करने की कोशिश करती हूँ। टर्जिडिटी का मतलब होता है टर्जर प्रेशर, यानी टर्जर का मतलब होता है उसमें क्या होगी आपकी स्वेलिंग, स्वोलन अप जहां पर होगा, और ये जो प्रेशर आता है, ठीक है, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका, टाइट हो जाएगा। तो स्वोलन कब होगा, जब सेल के अंदर कहीं से पानी एंटर करेगा, यानी कि तभी स्वेल करेगा ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, डिफ्यूजन क्यों नहीं हो सकता, ये तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन ये नहीं हो सकता, विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये नहीं होगा, ये विद और विदाउट वहां पर डिफ्यूजन कैसे भी हो सकता है। लिसिस इज द ब्रेकडाउन, एक्स ऑस्मोसिस सेल से बाहर निकलने को कहते हैं, बचा क्या आपका एंडोस्मोसिस। ये हो गया एक और, फिर से वही तरीका, एक हो गया एलिमिनेशन, दूसरा डायरेक्ट। अरे टर्जर प्रेशर टर्जिडिटी जो होगी वो कैसे होगी आपकी, ऑब्वियसली जब सेल क्या करेगा, स्वेल करेगा, और स्वेल कब करता है, जब उसके अंदर कोई चीज, ऑब्वियसली ये कोई ऐसी चीज है इसके अंदर सेल होगा तो ये स्वलन कब होगा। आप घर पे वो चीजें देखते हो, क्या कहते हैं, ब्लैक ग्राम्स और व्हाइट ग्राम्स को जब आप पानी में सोक करते हो सुबह को, वो क्या होते हैं, स्वलन ही होते हैं, ठीक है, मतलब उनके अंदर क्या चला जाता है, पानी चला जाता है, तभी वो सोलन होता है, सिंपल। बट सेल टर्जिडिटी, टर्जिडिटी कैसे इंक्रीज होगी इसकी, या वो टर्जिडिटी उसके अंदर आती कहां से, एंडोस्मोसिस की वजह से। ये भी आपका सेल का पार्ट है, ये भी हम टोनिसिटी के अंदर करते हैं, जहां पर आप एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहां आपको ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज फेरेडॉक्सिन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, अब देखिए ये आपका ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। फेरेडॉक्सिन जो है इट इज द पार्ट ऑफ फोटोसिस्टम 1, क्योंकि ये जो फेरेडॉक्सिन है इट इज आयरन कंटेनिंग एलिमेंट है, ठीक है, ये आयरन कंटेन करता है, और ये फोटोसिस्टम 1 जो कि आपका किस पे काम करता है, फोटोसिस्टम 1 मुझे बताना कि कौन सी उस पे करता है, ठीक है, और ये PS1 है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ग्रेजुएट लेवल पर ये, और आपका टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जिसको आप डिटेल में करते हैं, फोटोसिंथेसिस, इसको भी आपको ग्रेजुएशन में आपको बहुत अच्छे से ये दोनों दी हुई हैं, ठीक है। आई थिंक इट्स फ्रॉम ग्रेजुएशन का जो आपका सेकंड ईयर, जहां पर आप बॉटनी के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, वहां पर PS1 PS2 गिल रिएक्शंस ये सब आपको भागती है। ओके, रिचमंड लैंड इफेक्ट क्या है, देखो अब आपको फिर से वही ये इफेक्ट है,
तो ये कहाँ पर आता है आपका, ये आता है आपका साइटोकाइनेसिस या साइटोकाइनेंस में, सॉरी साइटोकाइनेंस। साइटोकाइनेन क्या है आपका, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। साइटोकाइनेन इसका आंसर है, दिस इज द डायरेक्ट वन, काइनेटिन। ठीक है, ये साइटोकाइनेन से है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज न्यूमोटैक्सिक सेंटर इज प्रेजेंट इन। अभी न्यूमोटैक्सिक क्या है, ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्वेश्चन है, क्लियर है बिल्कुल। नर्वस सिस्टम के अंदर आप ब्रेन के अंदर ये पढ़ते हैं, तो ये जो सेंटर होता है ये आपका क्या करता है, पॉन्स वेरोले। ठीक है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है ये आपका यहाँ आता है, पॉन्स वेरोले। और ये बेसिकली रिलेटेड होता है विद दी रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग, कि कितना सांस वो होता है ना, किस लेवल तक, लिमिट तक, यानी रेट ऑफ इंस्पिरेशन, कि आप कितना इंस्पायर कर सकते हैं, तो उसका होता है आपका रेट ऑफ इंस्पिरेशन, चेक करता है ये लिमिट करेगा जितना उसको चाहिए, जितना आपको। देखो आप सांस लेते को करके देखो एक लेवल तक, फिर आप रिलीज, ये इट इज डन विद दी हेल्प ऑफ पॉन्स वेरोले। ये भी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत टफ है, टफ तब लग रहा है क्योंकि अभी आपने वो चीजें की नहीं होंगी, या अगर आपने करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत से आप में से ऐसे भी होंगे जिनको इसके आंसर्स पहले से पता होंगे। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने कंटेक्स्ट पे बहुत अच्छे से उस पर काम किया है अपने पे, उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर इतना मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, तो ऑल इज ऑल, जो मेन फैक्टर है वो क्या है आपका, दैट इज ऑल अबाउट योर प्रेपरेशन, हाउ यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजीज मस्ट, और इन सबसे ऊपर होता है सिलेबस। अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है, अब एचपीटीजीटी का तो सिलेबस ही नहीं है, पर हम पीवाईक्यू से तो कर ही रहे हैं ना, आपको पता चल ही रहा है कौन सा टॉपिक कहाँ से आ रहा है, वहां से भी आप थोड़ा बहुत टॉपिक्स पे फोकस कर सकते हैं कि यहाँ से ज्यादा, जैसे सेल, अभी तक सेल के कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, वो सब सेल चैप्टर से आए हैं आपके। ओके, ऑस्मोरेगुलेशन इज द फंक्शन ऑफ। अभी अगर मैं फिर से कुछ कहूंगी तो आपको लगेगा कि जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है तो मुझे लगता है कि आपको पता है, ऐसा नहीं है। आई एम कंसीडरिंग कि एटलीस्ट आप लोगों ने एनसीईआरटी तो की होगी। ठीक है, और अगर किसी ने नहीं की है तो उसका भी रिवीजन हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट एनीथिंग, इट्स नेवर टू लेट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, वो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, दैट इज काइंड ऑफ द थिंग आई एम यूजुअली सेइंग फॉर यू ऑल, कि अगर आपको आज पता चल गया है कि मुझे आज से ये चीज करनी है तो आज से भी करोगे तो भी आपका मैक्सिमम चीजें हो जाएंगी। नेवर लूज होप, और कभी भी इतनी आसानी से किसी चीज पे गिव अप भी नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऑस्मो रेगुलेशन क्या है, दिस इज फ्रॉम द एनसीईआरटी। सबसे पहले आपका काम क्या है, एनसीईआरटी तो आपको करनी पड़ेगी, 11th to 12th, 6th to 10th, ये तो रेलिवेंट है आपके लिए, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। प्लस ग्रेजुएट भी है, ग्रेजुएशन से भी तो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन से भी देखो, अब आप एनालाइज करो कि ग्रेजुएशन से कितने परसेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, यहाँ से कितने परसेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आ तो यहीं से रहे हैं, जो आपने यहाँ पढ़ा आ तो वो भी यही रहा है, पर यहाँ पर वो क्या है, एडवांस्ड है, तो आपको यहाँ तक की तैयारी करनी पड़ेगी, हर एक टॉपिक को उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा, तभी आपका, जब आप यहाँ की तैयारी करके जाओगे और पेपर अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ का आ गया, इजिली क्विक हो जाता है। पर तैयारी यहाँ की है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के चले गए, नो डाउट आपको 50 to 60% पेपर आता होगा, पर क्या उस 50 to 60% से यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम? नो। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपने आप को भीड़ से अलग करना पड़ेगा, और अपने आप को भीड़ से अलग करना भी सीखो। ठीक है, तो अब ऑस्मो रेगुलेशन जो है, इट इज ऑलवेज फ्रॉम, मैं फिर से कह रही हूँ कि ये जो है आपका फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन है, इट इज फ्रॉम द एक्सक्रीटरी सिस्टम, और किडनी के अंदर ऑस्मो जो रेगुलेशन होती है, इट इज डन बाय वासोप्रेसिन। ठीक है, एडीएच हार्मोन्स, ये वो है वासोप्रेसिन। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कोल्स फ्रैक्चर इज, हाँ ये थोड़ा सा एडवांस है। तो ये कोल्स फ्रैक्चर जो होता है, दिस इज बेसिकली इनटू योर रिस्ट, और यहाँ पर आपकी बोन जो होती है वो होती है आपकी रेडियस, इट इज एसोसिएटेड विद रेडियस। ठीक है, तो ये स्केलेटल सिस्टम है, ये भी आपको ये आपके जोलॉजी का पार्ट है। स्केलेटल सिस्टम ग्रेजुएशन लेवल का है, ये देख लीजिए। ठीक है, बोमन्स ग्लैंड, अब बोमन्स कैप्सूल तो कहाँ होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है आपका किडनी के अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर, पर इट इज टॉकिंग अबाउट ग्लैंड, तो वो ग्लैंड होता है आपका नेजल के अंदर। ये भी आप रेस्पिरेशन के अंदर करेंगे,
और ये नेजल कैविटी के अंदर होता है, इट कीप्स द कैविटी मॉइस्ट, ठीक है। तो नेजल नोज है, किससे रिलेटेड है, दिस इज फ्रॉम ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी होता है ना स्मेल, ऑल्फैक्टरी। क्विक इजीली वो चीजें क्लिक करना, और ये क्लिक हो जाती है, प्रैक्टिस से चीजें क्लियर हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज एपिनेफ्रीन इज सिक्रेटेड बाय, ठीक है। एपिनेफ्रीन क्या है, ये भी एक तरह का हार्मोन है जो कि आपके स्ट्रेस और एंजाइटी के टाइम पीरियड पर रिलीज होता है। तो ये कहां से रिलीज होता है जी, ये होता है एड्रेनल मेड्यूला, ठीक है। ये आपका रिलीज करता है स्ट्रेस, ये भी फ्लाइट और फ्राइट वाला, ये फाइट और फ्लाइट वाला वो है, ये एपिनेफ्रिन, वहां पे भी ये एड्रेनल ग्लैंड वही है ना, ठीक है। ये तो आपको पता होगा एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, ठीक है। ये भी हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हार्मोन्स जब हम करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, वहां पर हम ये चीजें करते हैं। ओके, पोलर बॉडीज आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग, पोलर बॉडीज कब बनती है, इट इज द पार्ट ऑफ योर रिप्रोडक्शन, ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। एनसीईआरटी में अगर एक दो लाइन मेंशन होगी तो वहां पर भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज फ्रॉम रिप्रोडक्शन और ग्रेजुएट लेवल, फिर से अगेन फ्रॉम द ग्रेजुएट लेवल। तो इसका जो आंसर इट इज oogenesis, डेवलपमेंट ऑफ एग, जब oogenesis बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ये होता है, ठीक है, एग, वो हो गया आपका oogenesis, ये रिप्रोडक्शन में आता है ना, ठीक है। ओके, लास्ट, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, नॉट फ्रॉम योर PYQs, वो तो बहुत सारे हैं, हम सारे डिस्कस करेंगे, हम कोशिश करेंगे जितना डिस्कस हो सकता है हम उतना डिस्कस करें, ठीक है। तो ये है आपकी आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन इज, बट नॉट द लीस्ट, इज कॉस्मोजोइक थ्योरी। कॉस्मोजोइक थ्योरी ये आपका एवोल्यूशन चैप्टर से है, ठीक है, जहां पर आप एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में बात करते हैं, मिलर्स एक्सपेरिमेंट है इसके अंदर, इट इज फ्रॉम योर क्लास 12th प्लस ग्रेजुएशन लेवल। अब ये क्या है, कॉस्मोजोइक थ्योरी जो है, इट वाज गिवन बाय रिचर्ड, देखो अगेन इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट पूछा गया है, ठीक है। तो जो ये कॉस्मोजोइक है, ये कहते हैं कि जो एक लाइफ है ना, ये आउटर स्पेस से आई, यहाँ जो बर्स्ट हुआ और वो स्पोर्स जो है वो अर्थ पे गिर गए, वहां से लाइफ स्टार्ट हो गई। तो ये थ्योरीज हैं रिगार्डिंग द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि वो लाइफ कैसे एग्जिस्ट, या लाइफ एग्जिस्टेंस, थ्योरी ऑफ लाइफ अर्थ पे, वो कहां से आई है, तो वो थ्योरीज आती है आपकी इसके अंदर, कॉस्मोजोइक थ्योरी वन ऑफ देम, ठीक है। अभी और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं, इट इज वन ऑफ देम, कि वहां से लाइफ फिर एग्जिस्ट हो जाती है, एंड इट वाज गिवन बाय रिचर्ड, ठीक है जी। तो इतने सारे क्वेश्चन से आपको ये पता चल गया है कि इसमें इजी भी है, इसमें मॉडरेट भी है, और इसमें टफ भी लग रहा होगा आपको, पर डोंट वरी, ये टफ नहीं है। ये जब हम क्लास में बहुत अच्छे से हर एक चीज को करेंगे, आप एक अंडर द गाइडेंस चीजें करेंगे, ठीक है, तो आपके लिए चीजें थोड़ी इजी हो जाती हैं, ठीक है। जब आप किसी भी पाथ पे चलते हैं तो यू ऑलवेज नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस, ठीक है, चाहे वो आपकी ऑनलाइन है, ठीक है, कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ कहते हैं कि हमें कोचिंग की जरूरत नहीं है, हम बिना कोचिंग के भी चल रहे हैं, नो इश्यूज, क्योंकि आपके पास इतना ज्यादा स्टफ है, आपके आसपास इतनी सारी चीजें हैं, आपको ये नहीं समझ आता किसको पकड़े किसको छोड़े, ठीक है। तो उसमें भी क्या है, तो वो और ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं कि कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो हमेशा एक फोकस कीजिए, कुछ भी लीजिए, किसी भी मीडियम से पढ़िए, स्टिक रहिए, और उस चीज को बहुत अच्छे से कीजिए, और जब भी आप कंसेप्ट करते हैं उसके बाद ट्राई टू सॉल्व सम काइंड ऑफ MCQs, चाहे वो कितने ही इजी कितने ही डिफिकल्ट है, ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, ठीक है, ताकि आपका जो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वी गेट सम काइंड ऑफ बूस्ट और मोटिवेशन कि हाँ ये ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल वो क्वेश्चन गलत हो भी गया, सो व्हाट, आप घर पे बैठकर जब प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां आप गलती कर सकते हैं, चलेगा, एग्जाम में ऐसी गलती होगी तो वो नहीं चलेगा, उसके लिए तो देखो आप इतनी देर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन का सही पाथ होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो ये है आपकी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। उसके लिए इसके बाद जो भी बच्चे HPTGT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।